हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर करें, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में प्रॉपर, मेरे पास जो बुक है लर्न वेल स्मार्ट है, क्लास 6 है, तो इसकी रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। इंडिविजुअल चैप्टर की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो एक मतलब कोलैबोरेटिव वर्क मैं सोच रही थी कि चलो कर लेते हैं, तो इस वीडियो में आपको हेल्प हो जाएगी थोड़ा सा कि जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका नाउन केस, तो इसमें 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जैसे नॉमिनेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, वोकेटिव है, पजेसिव केस है, ठीक है। नॉमिनेटिव केस में तो क्या होता है कि आपको मैं एक्सरसाइज से बता देती हूँ थोड़ा सा कि नॉमिनेटिव केस में अगर सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया हुआ है तो इट मीन्स वो क्या है, नॉमिनेटिव केस है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन किया हुआ, लास्ट में आपको अंडरलाइन किया, तो वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। वन थिंग, ठीक है, एक बार रिपीट करती हूँ, जो सब्जेक्ट को अंडरलाइन होता है किसी सेंटेंस में तो मीन्स वो नॉमिनेटिव केस, अगर लास्ट में उसको अंडरलाइन किया गया तो दैट मीन्स वो ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? अगर आपको ये अपोस्ट्रोफ का साइन मिल जाए सेंटेंस में तो वो क्या है, पजेसिव केस है। ओके। अगर आपको सेंटेंस में आपको कॉमा दिख जाए, या आपको सेंटेंस में क्या होता है कि हाँ कॉमा ही होता है इसका, वैसे मेन तो क्या होता है, एड्रेस करना होता है, तो वोकेटिव केस होता है। ये इसकी बिल्कुल ही इन शॉर्ट में मैंने आपको पहचान बता दी है कि आपको पहचान से पता चल जाएगा कि इसमें ये केस किया गया है, ठीक है। और पूरा आपको स्पेलिंग पता होनी चाहिए, ये चीज़ इस चैप्टर में मेन है, ठीक है। तो हम जैसे रिवीजन कर रहे हैं सभी चैप्टर्स की, तो मैं इतना डिटेल से नहीं लगाएंगे टाइम एक चैप्टर पे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी। सेकंड चैप्टर में क्या है आपका, रिलेटिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अगर आपको ये आता है कि फिल द रिलेटिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते कौन से हैं। जैसे हु है, वट है, व्हेन है, विच है, दैट है, ये सब क्या होता है, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होता है। लाइक रिलेट, रिलेटिव वर्ड से कुछ याद है, रिलेटिव होते हैं जो हमारे रिलेशन होते हैं, जो रिश्ता जिनके साथ कुछ ना कुछ होता है ना। तो इसी तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन में मतलब क्या है कि दो सेंटेंसेस में एक रिश्ता बनाने वाले, एक रिलेशन बनाने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ओके। जैसे हु, हुम, हुज है, तीनों ही रिलेटिव प्रोनाउन है और तीनों पर्सन के लिए लगते हैं। क्लियर? हु, हुम, हुज क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है लेकिन पर्सन के लिए लगते हैं। अब हु, अब बोलोगे कि मैम तीनों पर्सन के लिए लगते हैं, हमें क्या पता चलेगा कि ये भी पर्सन के लिए कैसे लगाना है। इसमें देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगानी पड़ती है। हु मतलब कौन या जो इसकी होती है। जैसे हु स्टार्टिंग में तो कौन, लेकिन बीच में अगर सेंटेंस में तो जो होता है इसका, ठीक है। हुम किसको और हुज किसका, ठीक है। ये थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ता है सेंटेंस में देखने से पहले कि ये सेंस बन रही है तो आपने ये लगाने होते हैं। हु क्या होता है, पर्सन, एनिमल के लिए भी आप लगा सकते हो, और यही चीज़ आपको रिपीट की गई, ठीक है। विच का क्या होता है, आपने नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगाना होता है, जिस चीज़ में मतलब कि लाइफ नहीं होती है। ओके। दैट का क्या होता है कि हम लिविंग थिंग के लिए भी लगा सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी लगा सकते हैं, दोनों ही जगह ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि मतलब जो हुम विच की जगह आप दैट लगा सकते हो, बट हुज की जगह तो कभी लगेगा ही लगेगा नहीं, ये चीज़ बता रखी है। और ये है कि दोनों के लिए आप लगाते हो। फिर वट का मतलब क्या होता है, वट का मतलब कोई चीज़ क्या है, रीज़न दे रही होती है, तो ठीक है, किस चीज़ के लिए रेफर कर रहे हो तो वट तब लगाना होता है। तो ये आपने हु, वट, हुम, हुज में आपने ध्यान रखना है, सिर्फ इतना सही है। एक ये चीज़ है इस एक्सरसाइज में, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसमें बिल्कुल ही मैं आपको इन शॉर्ट में बताती हूँ। जैसे आपको विच के बाद अगर कोई वर्ड दिख जाए ना, कोई सब्जेक्ट दिख जाए, तो मतलब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पे विच को हाइड कर दे, विच आर यू रीडिंग, है ना, वैसे तो बात बनेगी नहीं, विच आर यू रीडिंग ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। हु आर यू रीडिंग कुछ इस टाइप से हो सकता है, या हु इज रीडिंग, तो इस टाइप से। तो अगर विच के बाद कुछ वर्ड दिख रहा है ना आपको, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। अगर नहीं दिख रहा है तो मतलब वो क्या, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। बस ये पहचान आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर आता है भाई, क्वांटिटिव एंड एम्फेसाइजिंग न्यूमरल एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की खासियत। फिर क्वांटिटिव, क्वांटिटिव मतलब क्वांटिटी, मतलब कितनी है कोई चीज़। और एम्फेसाइजिंग मतलब किसी चीज़ पे आप कितना जोर लगा रहे हो, तो वो एम्फेसाइजिंग होता है, ठीक है। तो ये वर्ड्स होते हैं, जैसे आपके पास ये वर्ड्स है, लाइक इसमें आपको यहाँ पे दिए होंगे, ये मैंने अंडरलाइन नहीं किया हो, देखो इसमें आ गया, देखो क्वांटिटिव एडजेक्टिव में तो आपको ध्यान रखना होता है बच्चे, इनफ है, नो है, एनी है, राइस, लिटल है, मच है, ऑल है, होल है। इसमें आपको इस टाइप की एक्सरसाइज आ सकती है कि जैसे वर्ड आ गया इनफ, तो बताना है कि कौन विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज यूज हैज़ बीन यूज्ड, तो मतलब कौन सा एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। तो आपने ध्यान रखना है कि भाई इनफ है, नो है, एनी है, लिटल है, मच है, ये सारे क्वांटिटी में आते हैं। और देखो पहचान भी कैसे सकते हो, लिटल है, थोड़ा है, अब थोड़े से क्या पता लगेगा भैया कि चीज़ कितनी है, एक है, दो है, मतलब मात्रा का ही पता चल रहा है ना इससे, लिटिल वर्ड से या मच से, तो इसलिए क्वांटिटिव एडजेक्टिव में आ जाते हैं।
एम्फेसाइजिंग में कौन से होते हैं हमारे ओन और वेरी, मतलब कोई चीज़ अपना बता रहे हो आप किस चीज़ को, तो वो ओन और वेरी वर्ड से आप बताओगे आप। तो ओन और वेरी आपको जिस सेंटेंस में दिख जाए ना, तो ओन का मतलब होता है अपना, वेरी मतलब बहुत होता है, तो ओन और वेरी का मतलब क्या शो कर रहा है, एम्फेसाइजिंग है वो। न्यूमरल्स मतलब नंबर है। नंबर अब आप ये कहोगे कि मैम इसमें हमारा भाई ये सम इसमें भी था और इसमें भी है ना, तो मतलब ऐसा कुछ है, फिर दोनों ही ठीक होते हैं। अगर अगर कोई चीज़ सेम चीज़ दोनों में आ रही है तो दोनों ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन नंबर में आपको थोड़ा पता लग जाता है कि कितने नंबर है। सम नहीं, सॉरी इसमें सम नहीं आएगा भाई क्वांटिटी में, ठीक है, इसमें हाँ नहीं है, ये देखो है ना एग्जाम्पल, ये देखो आई एट सम राइस है ना, तो दोनों ही ठीक हो जाएंगे फिर उस केसेस में। लेकिन फ्यू है, मोस्ट है, ऑल है, मैनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर इस तरीके से नंबर हो तो वो न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाता है। क्लियर। फिर उसके बाद हमारे इस चैप्टर में यही है। फिर अब देखो इनडेफिनिट और डेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब क्या होता है, जो चीज़ आप काउंट नहीं कर सकते। डेफिनिट मतलब आप काउंट कर सकते हो। और डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये वर्ड्स आ जाएं तो हमारे किस में आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव में आ जाएंगे। क्लियर। फिर उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है, द यूज़ ऑफ सम एडवर्ब्स। लाइक एडवर्ब्स के कुछ यूजेस बता रखे, जैसे वेरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है। जहाँ पॉजिटिव डिग्री हो, ठीक है, और आईएनजी लगाओ तो वो क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। अगर थर्ड पर्सन हो और कंपेरेटिव डिग्री हो, अब बोलोगे कि मैम हमें तो कंपेरेटिव डिग्री ही नहीं पता। कंपेरेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हो, किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैं कह दूँ आप उससे अच्छे हो, बेहतर हो आप, तो यू आर बेटर देन हिम या हर, ठीक है। तो बेटर वर्ड क्या, गुड, बेटर, बेस्ट, आपने बचपन में सीखा, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स, है ना। तो जो सेकंड वाली लाइन होती है ना, वो कंपेरेटिव होती है, दो में कंपैरिजन होता है। जब कंपेरेटिव की बात हो ना, तो मच आ जाता है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। इज इट क्लियर। और वेरी कहाँ आता है, जब पॉजिटिव डिग्री होती है और जब आईएनजी लगा होता है। बस छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। टू, इसको टी डबल ओ को टू ही बोलेंगे, टू नहीं बोलेंगे। जब कोई ज़्यादा स्ट्रेस देते हो भी ये काम भी है, तो वहाँ पे टू लगाते हैं। इनफ का मतलब कहते हैं काफ़ी। और एक चीज़ और होती है इनफ में, मैं आपको बता दूं, जब कोई वर्ड है ना एडजेक्टिव है, उसके बाद लगता है हमेशा इनफ, कभी स्टार्टिंग में नहीं लगेगा। और टू होता है उससे पहले लगता है, ये ध्यान रखना बस आपने। फिर उसके बाद हमारा लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ये चीज़ें हमेशा आप 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, किसी भी क्लास में वर्ड्स वगैरह आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ये जो एडवर्ब्स होती हैं, ये लिटल मतलब क्या होता है, थोड़ा। पहली बात, लिटल क्वांटिटी होता है, फ्यू हमेशा नंबर के लिए लगाते हैं, ठीक है। लिटल बिल्कुल ही मतलब थोड़ी चीज़ है, बिल्कुल ना के बराबर ही है। अ लिटल थोड़ी सी मतलब, और द लिटल जितनी थोड़ी है मतलब वो सारी। ओके। सिंस का मतलब क्या होता है, कोई काम आपने टाइम मेंशन है कि आप वो काम तब से कर रहे हैं। और अगो मतलब अगो और बिफोर का क्या होता है, आपका पहले के लिए हम लगाते हैं। आपने मोबाइल में भी कॉल करते हैं 2 मिनट अगो, 4 मिनट अगो, है ना, आता है ना कॉल में अगो लिखा हुआ, तो वो क्या होता है आपका थोड़े टाइम से पहले की अगर बात हो तो वो हम अगो लगा देते हैं। और ये जो बिफोर होता है, बिफोर का मतलब कोई काम पहले हो गया हो, ज़्यादा पहले होगा, तो वो बिफोर आ जाएगा। ओके। मतलब आप अगो का आप एज एडजेक्टिव यूज़ करते हो तो ये नाउन के साथ आता है हमेशा। और अगर आप एज एडवर्ब कर रहे हो तो लॉन्ग एगो वर्ड आपका यूज़ होगा। और ये हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम ही यूज़ होता है बिफोर, जिसमें मतलब फॉर्मरली कोई काम पहले होगा, ठीक है। जैसे बिफोर एग्जाम कहते हैं ना, यू मस्ट स्टडी, अभी थोड़ी अगो टाइम, अगो का टाइम कभी सुना है आपने, हमेशा पहले कोई चीज़ हो रही हो मतलब उसे कोई काम से पहले, तो आपने क्या लगाना होता है, हम बिफोर ही लगाते हैं। फिर ऑलरेडी कोई काम पहले हो गया हो तो हम उसको ऑलरेडी लगाते हैं। यस और नो आपको पता ही है बच्चे। नो अगर है इसमें बच्चे क्या करते हैं, नो भी लगा होता है, आगे नोट भी लगाओ, तो आपने नोट नहीं लगाते, ठीक है। इट इज़ फॉलोड बाय अ नेगेटिव वर्ब, ठीक है। जैसे डिड ही प्ले बोले ना, आप देखो पॉजिटिव है ना, तो यस आ जाएगा। अगर नो है तो आपका नो में आ जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है बस। एल्स क्या होता है, किसी चीज़ के अलावा, हमेशा एल्स के साथ। देखो यहाँ पे लिखो ना, एल्स शुड बी ऑलवेज फॉलोड बाय बट। एल्स सेंटेंस में अगर बट है तो एल्स आएगा, ये एल्स है तो बट आएगा, ये तो याद ही रखना होता है। अदर है तो देन आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फेयरली और रादर में मेरे से अक्सर पूछते हैं बच्चे, फेयरली क्या, तो पॉजिटिव सा हो थोड़ा सा, आपको सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस ना जाए, तो फेयरली उसके थोड़ा सा अगर आपको लगे कि भाई अपोजिट है, जैसे रादर वॉचिंग वीडियो वी मस्ट स्टडी, ठीक है ना, वीडियो देखने बजाय में पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस तरीके से। बजाय, इसकी बजाय वाली सेंस जाती है रादर में। नेवर हमेशा होता है कभी नहीं। तो ये कुछ एडवर्ब्स दिए गए थे आपके। फिर डिटर्मिनर्स में सम और एनी आता है मेन। तो वैसे सम क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव के लिए लगाते हैं, एनी हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के लिए लगाते हैं, बस ये ध्यान रखना है। और जिस सेंटेंस में पहले ही नो होना तो हमेशा एनी ही आएगा, बस ये ध्यान रखना है।
फिर मच क्या होता है, क्वांटिटी के लिए लगाते हैं, जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते। मैनी मतलब जब हम जिस चीज़ को काउंट कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है। फिर फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का सेम वही है, बस जैसे लिटल, अ लिटल, द लिटल का बस डिफरेंस क्या है, लिटल तो जिन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते, और जो फ्यू है वो जिनको हम काउंट कर सकते हैं। बाकी वही रहेगा, जैसे फ्यू है बिल्कुल ना के बराबर है नंबर, जैसे मैं कह दूँ आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, कि मेरे तो फ्रेंड्स है ही नहीं है, ना के बराबर है। अ फ्यू मतलब कुछ एक है, ठीक है। द फ्यू मतलब जितने भी हैं उनसे मैं मतलब पसंद करती हूँ उनको, तो इस तरीके से ध्यान रखना होता है। तो ये एडवर्ब्स में भी आते हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, और इसमें भी आता है, डिटरमिनर्स में भी आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ थे ना हमारे पिछले चैप्टर में भी थे, एडवर्ब्स में भी थे, और ये हमारे डिटरमिनर्स में भी है, तो सेम ही रूल तो सेम ही रहता है। फिर ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मैडम तो बहुत फास्ट बोल रही है। अब देखो क्या होता है कि अब हम 8 चैप्टर कर रहे हैं ना, कहाँ तो मैं एक ही लेसन 10 मिनट में पढ़ा रही हूँ, कहाँ मैं 10 मिनट में ही 8 लेसन पढ़ा रही हूँ, तो उसमें फ़र्क तो पड़ेगा ही ना। ये थोड़ा क्विकली हो जाएगा, थोड़ा सा भैया कि आपको रिकॉल हो जाएगा चीज़ें। फिर क्या, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन का क्या होता है कि आपने सेंटेंस को जोड़ना है ना, कोरिलेट, जैसे आपने गाड़ी देखी है, ट्रेन देखी है, उसके डब्बे जुड़े होते हैं ना, डब्बे जुड़ने के लिए बीच में रेलिंग सी होती है ना, तो इस तरीके से सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो वर्ड्स होता है वो कंजक्शन होता है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है बच्चे, जैसे ये टेबल है ना, ये ध्यान रखना है, सो के साथ दैट भी लगता है। सो के साथ दैट कब किस केस में लगता है, जब आपने उस सेंटेंस को एक्सप्लेन करना है। ओके, सो एज कब लगता है हमारा, सो एज कब लगता है, जब आपने उसको मतलब वो करना हो। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सो एज का, ये मैंने आपको बताया था, पे इसको अंडरलाइन कर लो भाई। जैसे जैसा आप बोगे, वो तो एज यू सो यू रिजल्ट के लिए हो जाता है, अपने रिएक्शन बताने के लिए होता है। और सो एज का आप कंपेयर के करते हैं, जैसे शी सो ब्यूटीफुल एज हर मदर, जैसे वो इतनी सुंदर जैसे उसकी मम्मी है, तो सो एज या एज आप कंपेयर के लिए लगाते हो। एज और सो रिलेशन मतलब रिएक्शन बताने के लिए, भाई जैसा बोलते हैं वैसा काटते हैं, एज यू सो यू, जैसे एज यू स्टडी सो यू गेट द गुड मार्क्स, है ना। सच और एज का हमेशा क्या रहेगा, कोई भी आपने किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, एज एज एवरीबडी एडमायर, कि हर कोई उसे पसंद करता है ना। तो सच एज, बोथ और एंड का हमेशा कॉम्बिनेशन होता है, दोनों ही चीज़ होती हैं। दो और येट का कॉम्बिनेशन होता है हमेशा, और नीदर नोर इधर और, ये तो बचपन से ही पढ़ रहे हो। सो और दैट के साथ जब आपने कोई रिजल्ट बताना होता है तो सो और दैट होता है। सच और दैट का क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तब आपने लगाना, ठीक है। तो ये कुछ कंजक्शन में, कोरिलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है कि आपने रिलेशन बताना है कि अगर ये वर्ड है तो ये वर्ड साथ में लगेगा ही लगेगा। फिर हमारा भाई नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है वर्ब का। अब वर्ब हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रांजिटिव में कि तो क्या होता है, सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा। जैसे आप ये सेंटेंस देखो पहले, द फायर बर्न्स डेमली। अब बच्चे क्या करेंगे, भी मैडम ने बोला था कि भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको क्या करेंगे, पहले वाले को सब्जेक्ट बना देंगे, वर्ब बना देंगे, लास्ट वाले को ऑब्जेक्ट बना देंगे। भाई 3 वर्ड दिख रहे हैं तो तीनों चीज़ हो जाएंगे, बिल्कुल गलत है। आपने ये देखना है कि भाई जिसमें सेंटेंस में एल वाई हो ना, अगर मैं इन शॉर्ट में बात करूँ तो वो एडवर्ब होते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब की क्वालिटी है, तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं हमारा, तो इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक बार फिर बता रही हूँ, जब सेंटेंस में काम करने वाला और जो काम हो, ठीक है, तो वो पूरा सेंटेंस बन जाता है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब हो सिर्फ, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ऑक्सिलरी कब आता है बच्चे, जब इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव हो, तो वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है। कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, ये अगर आपको दिख जाए तो वो मॉडल ऑक्सिलरी होता है। एक और है मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, जो मेन वर्ब मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीच कर रही हूँ, ठीक है ना, जैसे आई एम टीचिंग यू, एम टीचिंग तो क्या होगा, ऑक्सिलरी। अगर खाली टीच वर्ड को अंडरलाइन कर दिया तो वो क्या होगा, आपका मेन वर्ब होगा आपका। ये आपको देखना है, ठीक है। जैसे जो जो भी एक्शन होते हैं, लाइक ब्रेक करना, स्पीक करना, राइट करना, प्ले करना, डांस करना, तो वो क्या होता है, मेन वर्ब में आ जाते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका जो चैप्टर रह जाता है वो क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी क्या है। वैसे एक चैप्टर और मुझे ध्यान आ गया, प्रेजेंट टेंस का भी, वो भी एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। मॉडल ऑक्सिलरी में क्या आता है बच्चे, जैसे विल और शैल तो आप फ्यूचर टेंस के लिए लगाते हो। क्लियर। फिर बात आती है शुड, जब आपको कोई एडवाइस दी जाती है, जब आपको कोई सलाह दी जाती है, सेंटेंस में आपको लगे कि सलाह है तो आपने शुड लगा देना है। फिर उसके बाद हमारा कैन और कुड, मतलब कैन क्या है, जो काम आप कर सकते हो, जैसे आप पढ़ सकते हो, यू कैन स्टडी, ठीक है, यू कैन लिसन एवरीथिंग दैट आई एम टीचिंग यू, आप हर बात को जो काम कर सकते हो वो कैन। पास में जो काम कर सकते थे तो कुड लगाओगे आप।
कुड आप प्रेजेंट में भी लगाते हो। कुड जैसे किसी से आपने परमिशन लेनी है तो आप क्या लगाओगे, कुड को प्रेजेंट में लगाओगे। मे माइट क्या होता है, परमिशन के लिए आपको लगे कि जैसे आपको कुछ हो सकता है ना, जैसे आई मे कम टुमारो, कि मैं शायद आ सकती हूँ कल, है ना, पक्का नहीं है मुझे आना है नहीं आना है, या इट मे रेन, बारिश हो सकती है नहीं हो सकती है, तो मे का आप यूज़ करते हो। माइट का क्या होता है, शायद ही की कोई पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो ये आपने लगाना है। वैसे दोनों यूज़ माइट और मे का क्या था, परमिशन के लिए होता है। फिर एक चैप्टर और देख लेते हैं, एक लास्ट में था ये आपका प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में तो बच्चे मैंने बहुत बार बताया हुआ आपको कि जब आपका फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। जैसे मैं कह दूँ आई गो टू स्कूल, ठीक है, तो गो आएगा। यू है तो यू गो टू स्कूल हो जाएगा। फिर अगर ही है तो ही गोज हो जाएगा। तो थर्ड पर्सन के साथ इसमें दिया नहीं हो बुक में, ये मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, ठीक है। जैसे आई है तो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड पर्सन है तो उसके साथ आपका भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। थर्ड पर्सन है अगर आपका, जैसे ही है, शी है, इट है, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या ऐड करना है, एस या ई एस ऐड करना है। इज इट क्लियर? और ये ध्यान रखना है सिर्फ। और दूसरा क्या है ध्यान रखना है आपने कि जैसे लगाना कहाँ पे है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस ही है अभी आपके पास सिलेबस में। तो प्रेजेंट टेंस में तो आपको पता है कि मैंने या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या एस ई एस लगाना है, इसके अलावा कुछ और नहीं लगाना। सिंपल की बात कर रही हूँ मैं, सिंपल सेंटेंस की पहचान के जैसे यूनिवर्सल सेंटेंस होते हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना, तो सन ईस्ट में होता है, तो इस तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे आई टीच यू इंग्लिश, है ना, तो या आई गो टू टेम्पल एवरी डे, तो इस टाइप के सेंटेंसेस क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, उसमें इज एम आर प्लस आई एन जी लगता है, उसमें इज एम आर प्लस आई एन जी लगता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है आपका, हैज़ अ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। और जिसमें सिंस और फोर हो तो सेंटेंस में आपका क्या लगता है, हैज हैव बीन प्लस आई एन जी लगता है। ओके, मुझे पता है कि थोड़ा सा लगेगा कि स्पीड ज़्यादा है, और जिन बच्चों ने पहले ये नहीं अच्छे से समझो ये चैप्टर इंडिविजुअली, तो उनके लिए तो मुश्किल है। लेकिन फिर भी मुझे ये है कि अगर आपने थोड़ी सी भी यही वीडियो को 4-5 बार सुन लिया ना, तो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी, अगर आपने पहले भी नहीं पढ़ रखी हैं तो। ओके, तो अब क्विक रीज़न है तो इतनी स्पीड तो देखो बनती है, नहीं तो ये बहुत कम से कम 3-4 घंटे की वीडियो बन जाए अगर मैं बिल्कुल आराम से आपको बोर्ड पे समझाने बैठूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने बहुत कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बताई हैं, लेकिन सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से आप एक भी बात को ना इग्नोर नहीं कर सकते कि चल मैं ये बात छोड़ दूँ, कोई बात नहीं दूसरी सुन लेती हूँ, नहीं। हर मेरी एक बात में हर एक क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छिपा हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को बड़े ध्यान से सुनो और बार बार सुनो अगर आपको नहीं समझ में आ रही है। डाउट है तो यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है, वही मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।